1990 तक हमारे देश में चुनाव जब बैलेट पेपर पर होते थे तो चुनावों में कभी कभी बूथ कैप्चरिंग, गुंडागर्दी, बोगस वोटिंग, इम्पर्सनेशन इत्यादि घटनाएं हुआ करती थीं। उस समय बिना वोटर आईडी कार्ड के चुनाव होते थे। 1990 में सुब्रमण्यम स्वामी की सलाह पर प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने एक ऐसे शख्स को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जिसने पूरे सिस्टम को और भारतीय राजनीति को हिलाकर रख दिया। ये एक ऐसा सीनियर IAS ऑफिसर था जो कभी ना तो किसी सिस्टम से डरा, ना किसी राजनीतिक पार्टी से और ना ही किसी नेता से। इस शख्सियत का नाम था TN शेषन। आइए जानते हैं TN शेषन जी की पूरी कहानी। TN शेषन जी का जन्म 15 मई 1933 को केरल के पलक्कड़ जिले के थिरुनेल्लई गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे 6 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके पिता डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकील थे और मां गृहिणी थी। परिवार में दृढ़ अनुशासन और सादगी का माहौल शुरू से ही था। उनकी हाई स्कूल की पढ़ाई बेसल इवांजेलिकल मिशन से हुई और फिर उन्होंने गवर्नमेंट विक्टोरिया कॉलेज से इंटरमीडिएट किया। श्रीधरन उनके क्लासमेट थे जो मेट्रोमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। TN शेषन जी का सिलेक्शन इंजीनियरिंग के लिए जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी काकीनाडा में हुआ था, किंतु उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से फिजिक्स से BSc ऑनर्स करने का निश्चय किया। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद लगभग 2 वर्षों तक उन्होंने उस कॉलेज में अध्यापन भी किया। 1953 में उन्होंने पुलिस एग्जाम टॉप किया किंतु ज्वाइन नहीं किया क्योंकि उन्हें लगा कि पुलिस की नौकरी में उन्हें रोज क्रिमिनल्स से डील करना पड़ेगा जिसका उन पर यह असर पड़ सकता है कि कहीं वे कठोर हृदय और निर्दयी ना बन जाएं। इसके बाद उन्होंने 1954 में UPSC की परीक्षा क्लियर की और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी IAS ज्वाइन किया। IAS बनने के बाद TN शेषन जी की असली पहचान उनके प्रशासनिक कार्यों से बनी। इंडियन प्रशासनिक सेवा में उनकी शुरुआत कोयम्बटूर के असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में हुई और फिर वे डिंडीगुल में सब कलेक्टर बने। फिर उन्होंने मद्रास सचिवालय में ग्रामीण विकास विभाग में डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर प्रोग्राम के रूप में काम किया, जहां उन्होंने पंचायतों के लिए चल रहे विकास कार्यक्रमों को संभाला। यहां उन्होंने गांवों में होने वाले प्रशासनिक कार्यों को समीप से देखा और समझा कि ग्राउंड लेवल पर योजनाएं कैसे लागू होती हैं। 1962 में उन्हें तमिलनाडु का ट्रांसपोर्ट डायरेक्टर बनाया गया और 2 साल के बाद मदुरई जिले का कलेक्टर। एज अ कलेक्टर काम करते हुए वे लोगों की समस्याओं से सीधे जुड़े। स्टडीज का उनका सफर IAS बनने के बाद भी जारी रहा। 1968 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स करने के लिए वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। फिर भारत लौटने के बाद 1969 में वे सेशन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के सचिव बने। 1972 में 4 सालों के लिए उन्होंने अंतरिक्ष विभाग में जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पर काम किया। इसके बाद कुछ समय के लिए वे तमिलनाडु में इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर के सचिव रहे, किंतु मुख्यमंत्री से मतभेद होने के कारण रिजाइन देकर दिल्ली आ गए। इसके बाद उन्होंने कुछ समय ONGC में काम किया। फिर 1980 से 1985 तक वे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में एडिशनल सेक्रेटरी रहे। 1985 से 1988 तक पर्यावरण और वन मंत्रालय के सेक्रेटरी बने। डेक्कन क्रॉनिकल ने उनके बारे में लिखा है कि उनके पर्यावरण मंत्रालय के कार्यकाल को भी मुख्य रूप से याद किया जाता है। उस समय जब सरकार और समाज का ध्यान आर्थिक सुधारों पर अधिक था, पर्यावरण को शायद ही अहमियत दी जाती थी, किंतु TN शेषन जी उन गिने चुने अफसरों में से थे जिन्होंने सबसे पहले पर्यावरण सुधारों की आवश्यकता पर ध्यान दिया। उन्हें उस समय का ग्रीन बाबू भी कहा जाता है क्योंकि वे एयर क्वालिटी, वाटर हार्वेस्टिंग और प्रदूषण जैसे मुद्दों को समझते थे। उस समय देश में एयर क्वालिटी इंडेक्स और क्लाइमेट चेंज जैसे शब्द आम चर्चा का भाग भी नहीं हुआ करते थे। आज जब हमारे देश के कई शहर प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे हैं, तब यह याद रखना आवश्यक हो जाता है कि 2 स्ट्रोक इंजनों से निकलने वाले धुएं को कम करने की बात सबसे पहले TN शेषन जी ने ही जोर शोर से उठाई थी। वे बड़े बांधों के बनाए जाने का विरोध करते थे। टिहरी बांध और नर्मदा नदी पर बनने वाले सरदार सरोवर बांध के वे प्रबल विरोधियों में शामिल थे। उन्होंने टिहरी और सरदार सरोवर बांध परियोजनाओं का विरोध किया क्योंकि उन्होंने इन दोनों बांधों को कई कारणों से खतरे की तरह देखा। टिहरी बांध हिमालयी क्षेत्र में बनने जा रहा था और यह क्षेत्र भूकंपीय दृष्टिकोण से बहुत अधिक सेंसिटिव है। बांध बन जाने के कारण प्राकृतिक जंगल, खेती की भूमि और सदियों पुराने गांव डूब जाते। इसके साथ ही वहां प्राकृतिक जल संतुलन और स्थानीय जीवन शैली डिस्टर्ब हो जाती।
पर्यावरणीय नुकसान और मूल निवासियों के विस्थापन की गंभीर चिंताओं के कारण उन्होंने सरदार सरोवर बांध परियोजना का भी विरोध किया था। उनका मानना था कि बिना प्रॉपर स्टडी और लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग के इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को ऐसे ही इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। टी.एन. शेषन जी का मानना था कि जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जाए तो सबसे पहले उसके लिए पर्यावरण की मंजूरी और उसमें रखी गई सारी शर्तों का सख्ती से पालन होना चाहिए। उनका कहना था कि सरकार या कंपनियों के दबाव में आकर जल्दीबाजी में बांध जैसे प्रोजेक्ट शुरू करना ठीक नहीं है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को और प्रकृति को झेलना पड़ता है। हालांकि उस समय की सरकार ने उनकी बात नहीं मानी, किंतु टी.एन. शेषन जी का विरोध उनकी दूरदर्शिता को दिखाता है। उनका मानना था कि बिना पूरी तैयारी और अध्ययन के ऐसे बड़े बांध के प्रोजेक्ट भविष्य में भूकंप, बाढ़ और पर्यावरण संकट को और बढ़ा सकते हैं। इसके बाद उन्हें इंटरनल सिक्योरिटी का सचिव बनाया गया और फिर 1988 में रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। 1989 में उन्हें कैबिनेट सचिव बनाया गया, जो भारतीय सिविल सेवा का सबसे ऊंचा पद है। इसके बाद वे योजना आयोग के सदस्य भी बने। फिर उन्हें 12 दिसंबर 1990 को चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाता है। वे भारत के 10वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये कार्यकाल 1990 से 1996 तक भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया गया। उनके जैसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर न कभी हुआ था और शायद ही कभी होगा। टी.एन. शेषन जी को उनके मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल के लिए ही याद किया जाता है। 1990 में जब चंद्रशेखर जी लगभग 7-8 महीनों के लिए प्रधानमंत्री थे, तो सुब्रमण्यम स्वामी जी की सलाह पर चंद्रशेखर जी ने टी.एन. शेषन जी को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया था। सुब्रमण्यम स्वामी उस समय चंद्रशेखर जी की सरकार में कानून मंत्री थे। अब यहाँ पर प्रश्न हो सकता है कि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने टी.एन. शेषन जी का नाम मुख्य चुनाव आयुक्त के पद के लिए क्यों रिकमेंड किया। वास्तव में बात कुछ यूं है कि 1968 में टी.एन. शेषन जी जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स करने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए थे, तो सुब्रमण्यम स्वामी जी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे। उस समय सुब्रमण्यम स्वामी जी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के एसोसिएट प्रोफेसर थे। इसी दौरान दोनों की मुलाकात और मित्रता हुई। बिजनेस स्टैंडर्ड में दिए एक इंटरव्यू में टी.एन. शेषन जी ने कहा था कि सुब्रमण्यम स्वामी उस समय जब जनता पार्टी के नेता थे, तो मुझे मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने में उनकी निर्णायक भूमिका रही। टी.एन. शेषन जी ने आगे कहा कि इसके लिए वे आजीवन आभारी रहेंगे। टी.एन. शेषन जी ने जब मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला, तो इससे पहले उन्होंने चुनाव प्रक्रिया से संबंधित किसी भी क्षेत्र में काम नहीं किया था, किंतु उनके समक्ष चुनाव प्रक्रिया से संबंधित दिशा निर्देश यानी गाइडलाइंस थी। 1950 में चुनाव आयोग के गठन से लेकर 1990 तक समय समय पर चुनाव प्रक्रिया की गाइडलाइंस जारी हुई थी, जिनका सख्ती से पालन नहीं किया जाता था। इसलिए टी.एन. शेषन जी ने सोचा कि सबसे पहले ये देखा जाए कि किसी भी चुनाव में क्या चुनाव आयोग द्वारा बनाए हुए दिशा निर्देशों का पालन होता है, क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 और 51 का पालन हो रहा है, क्या 1960 में अस्तित्व में आए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है, चुनावी प्रक्रिया में कहीं किसी भी प्रकार के अनुचित और अनैतिक काम तो नहीं किए जा रहे हैं। अपने इस मिशन पर उन्होंने काम करना शुरू किया तो शुरुआती दिनों में ही उन्हें 100 से अधिक गड़बड़ियां पता चली, जैसे गलत मतदाता सूचियां, मतदान केंद्रों में कमियां, लोगों पर दबाव डालकर वोटिंग करवाना, चुनाव में तय सीमा से अधिक खर्च करना, बल का प्रयोग कर गुंडों से बूथ पर कब्जा करवाना, चुनाव अपने पक्ष में करने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करना आदि। टी.एन. शेषन इस महासमर में एकदम नए खिलाड़ी थे और समस्याएं पुरानी, किंतु वे थोड़ा भी नहीं घबराए। अपने बारे में वे अक्सर कहते थे कि मैं गेंद की तरह हूं, जितना लात मारोगे उतना ऊंचा उछलूंगा, अर्थात जितना मुझे परेशान किया जाएगा या मेरे विरुद्ध साजिशें की जाएंगी, उतने अधिक मेरे हौसले बुलंद होंगे। सुधार की शुरुआत सबसे पहले उन्होंने अपने कार्यालय से की। उनके ऑफिस में उस समय कर्मचारी लंबे लंबे लंच ब्रेक लिया करते थे। कर्मचारी ऑफिस समय में टेनिस या लाइब्रेरी जाते थे। टी.एन. शेषन जी ने ये सब प्रथाएं बंद कर दी। मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर टी.एन. शेषन जी ने जिस पहली दिशा में जोर शोर से काम करना शुरू किया, वह था मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी कार्ड। क्या आप जानते हैं कि 1990 के दशक से पहले हमारे देश में बिना वोटर कार्ड के ही चुनाव होते थे। 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना के बाद देश भर में हर निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची इलेक्टोरल रोल तैयार की जाती थी। इन सूचियों में नाम, उम्र, लिंग और पता लिखा होता
होता था। वोट डालने के लिए मतदाता को बस अपना नाम और पता बताना होता था। मतदान अधिकारी सूची से मिलान करता और उसे वोट डालने की अनुमति दे देता। मतदाता की फोटो नहीं होती थी, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के नाम पर वोट डाल सकता था। चुनावी भाषा में इसे बोगस वोटिंग या इम्पर्सनेशन कहा जाता है। फर्जी मतदान रोकने के लिए 1962 से मतदाताओं की उंगली पर स्याही लगाने की परंपरा शुरू की गई, ताकि कोई व्यक्ति दोबारा वोट न डाल सके। किंतु बोगस वोटिंग या इम्पर्सनेशन की संभावना तो अभी भी थी, क्योंकि बिना फोटो के मतदाता की पहचान कैसे हो पाएगी। कई बार ऐसा भी होता था कि एक ही व्यक्ति कई बार वोट डाल देता या दबंग और गुंडे पूरे बूथ पर कब्जा कर लेते, जिसके कारण असली मतदाता अपने मतदान के अधिकार से वंचित रह जाता। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए टी.एन. शेषन जी ने मतदाता पहचान पत्र के बारे में सोचा कि प्रत्येक मतदाता के पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, ताकि उसके मतदान अधिकार का कोई दूसरा दुरुपयोग ना कर पाए और बोगस वोटिंग भी को रोका जाए। किंतु नेताओं ने इसका विरोध किया और कहा कि यह बेवजह है और इस पर अनावश्यक खर्च होगा। टी.एन. शेषन जी ने लगभग 18 महीनों की प्रतीक्षा की, किंतु जब उन्हें लगा कि सरकार इस दिशा में कोई काम नहीं कर रही है, तो उन्होंने घोषणा कर दी कि यदि पहचान पत्र नहीं बनते हैं तो 1 जनवरी 1995 के बाद कोई भी चुनाव नहीं कराया जाएगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरफियर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतदान नागरिकों का अधिकार है, इसे केवल पहचान पत्र की कमी के कारण अनिश्चित काल के लिए नहीं टाला जा सकता। किंतु टी.एन. शेषन जी अपने निश्चय पर टिके रहे। वे किसी के भी दबाव में नहीं आए। इसका परिणाम यह हुआ कि सरकार को पहचान पत्र जारी करने पड़े और 1996 तक लगभग 2 करोड़ मतदाताओं को वोटर आईडी कार्ड मिल चुके थे। दूसरा महत्वपूर्ण काम टी.एन. शेषन जी ने किया था अनावश्यक चुनावी खर्चों और ऑस्टेंटेशियस कैंपेनिंग पर रोक लगाने का। ऑस्टेंटेशियस कैंपेनिंग का अर्थ होता है यदि कोई पार्टी या उम्मीदवार वोटरों को प्रभावित करने के लिए भव्य रोड शो, महंगे स्टेज सेटअप, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला निकालता है, या जब नेता जनता की भलाई के बजाय अपनी दौलत और ताकत का प्रदर्शन करने लगते हैं, तो इसे ऑस्टेंटेशियस कैंपेनिंग कहा जाता है। टी.एन. शेषन जी ने चुनाव पर्यवेक्षक यानी इलेक्शन ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स होते थे। उन्होंने 1951 के जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 77 सख्ती से लागू की। 1993 के लोकसभा चुनाव के दौरान शेषन जी ने आयोग मुख्यालय में कंट्रोल रूम से 24 घंटे निगरानी रखी। हर राज्य के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया गया था। उस वर्ष 1488 उम्मीदवारों को 3 साल के लिए अयोग्य करार कर दिया, क्योंकि वे अपने खर्चे का सही हिसाब नहीं दे पाए। टी.एन. शेषन जी ने 40,000 से अधिक मामलों की जांच की और लगभग 14,000 उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराया। टी.एन. शेषन जी का एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का दबदबा और खौफ इतना अधिक था कि 1993 में पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार ने चुनाव आयोग को 1 सदस्यीय से 3 सदस्यीय बना दिया। यानी जहां पहले केवल टी.एन. शेषन जी ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार ने 2 इलेक्शन कमिश्नर को और नियुक्त किया, ताकि टी.एन. शेषन जी के अधिकार कम किए जा सकें। किंतु टी.एन. शेषन जी चुनावों को पारदर्शी बनाने के लिए किसी के भी दबाव में नहीं आए। 1992 में देश में पहली बार चुनाव आयोग ने इतनी सख्ती दिखाई कि सब हैरान थे। मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन जी के नेतृत्व में पंजाब और बिहार के विधानसभा चुनाव रद्द कर दिए गए, क्योंकि 1991 के आसपास पंजाब में हालात बेहद नाजुक थे। कुछ सिख उग्रवादी संगठनों की हिंसा, चुनावी रैलियों में खुली धमकियां और मतदान केंद्रों पर डर और असुरक्षा का माहौल, इन सब ने चुनाव को लगभग नामुमकिन बना दिया था, जिसके कारण टी.एन. शेषन जी के नेतृत्व में चुनाव आयोग ने वोटिंग शुरू होने से ठीक पहले पूरे चुनाव को टाल दिया। टी.एन. शेषन जी ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया हिंसा की वजह से पूरी तरह बिगड़ चुकी है। ऐसे हिंसक वातावरण में शांतिपूर्ण ढंग से फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। ऐसा ही कुछ बिहार में भी हुआ। बिहार में 1992-93 में विधानसभा चुनाव के समय बूथ कैप्चरिंग, मतदान केंद्रों का गलत ढंग से इस्तेमाल किया जाना, हिंसक घटनाएं और चुनावी गड़बड़ियों पाई गईं, जिसके कारण टी.एन. शेषन जी ने 5 विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव निरस्त कर दिए और अन्य 3 क्षेत्रों के परिणामों को भी अमान्य घोषित कर दिया। इससे कुछ पार्टियां और नेता इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने टी.एन. शेषन जी के विरुद्ध महाभियोग तक लाने की कोशिश की। 6 वर्षों का उनका चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल इतना प्रभावशाली था कि चुनाव सुधारों के लिए उन्हें 1996 में एशिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान रमन मैगसे से अवार्ड दिया गया। 1996 में चुनाव आयुक्त का कार्यकाल पूरा होने के बाद
टी.एन. शेषन जी ने राजनीति में अपना भाग्य आजमाना चाहा। 1997 में उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा, किंतु के.आर. नारायणन ये चुनाव जीत जाते हैं। फिर इसके बाद 1999 में लोकसभा चुनाव में वे गांधीनगर सीट से भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी के विरुद्ध खड़े हुए, परंतु ये चुनाव भी वो हार जाते हैं। राजनीति में सफलता न मिलने के बाद भी वे पब्लिक लाइफ से अलग नहीं हुए। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव इंटेग्रिटी एंड डेमोक्रेटिक ट्रांसपेरेंसी जैसे विषयों पर वे लगातार बोलते और लिखते रहे। हमारे देश के और विदेशों के कई विश्वविद्यालयों ने उन्हें आमंत्रित किया और ऑनरेरी डिग्रीज भी दीं। उनकी छवि ऐसे व्यक्ति की रही जिसने सत्ता से टकराकर भी सदैव सच्चाई का साथ दिया। उस समय का मीडिया अक्सर उन्हें आमंत्रित कर चुनावी परिदृश्य पर राय लेता था। उन्होंने कई बार कहा कि लोकतंत्र की असली ताकत जनता के हाथ में है और वोट को बेकार नहीं जाने देना चाहिए। धीरे धीरे वे सार्वजनिक कार्यक्रमों में कम नजर आने लगे और अपने जीवन के अंतिम वर्षों में चेन्नई में परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन बिताने लगे। उम्र और सेहत के कारण उन्होंने सार्वजनिक गतिविधियां बहुत कम कर दी थीं। 10 नवंबर 2019 को 86 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। बिजनेस स्टैंडर्ड में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं कोई नया सुधार नहीं लाया, यहाँ तक कि मैंने एक्ट में एक कॉमा या सेमीकोलन तक नहीं जोड़ा। मैंने केवल वही लागू किया जो कानून में लिखा था। टी.एन. शेषन जी का नाम भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सदैव स्मरण किया जाएगा। उन्होंने चुनाव आयोग को नई पहचान दी और यह सिद्ध किया कि यदि सत्यनिष्ठा और साहस हो तो किसी भी व्यवस्था को बदला जा सकता है। टी.एन. शेषन जी ने सिस्टम, राजनीति, नेताओं और बाहुबलों से टकराकर चुनावों को आम जनता के लिए भरोसेमंद बनाया। आज जब हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करते हैं तो उसके पीछे टी.एन. शेषन जी की कठोर मेहनत, अदम्य साहस और अडिग सत्यनिष्ठा की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यह महान व्यक्तित्व अब हमारे बीच नहीं है, किंतु उनकी छवि आज भी हर उस मतदाता के हृदय में जीवित है जो लोकतंत्र पर विश्वास करता है।